वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। हॉरर स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और भी अच्छे अच्छे कहानी सुनने के लिए। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये एक सच्ची कहानी है जो कि मेरे बहुत करीब ने मुझे सुनाया था। ये कहानी है रहीम के बारे में। कानपुर नाम के शहर में रहीम अपने माता पिता, 2 भाई और एक बहन के साथ रहता था। बचपना वहीं गुजरी। बचपना से जवानी आई। रहीम के दोनों भाई की शादी हो गई और बहन की भी। कुछ समय के बाद रहीम की भी शादी हो गई। रहीम यही सोचता रहता कि अपने पापा का जो काम है वही संभाल रहा हूँ, लेकिन उससे कोई ख़ास गुजारा होता नहीं। आहिस्ते आहिस्ते तीनों भाई में बंटवारा हो गया और उम्र के साथ साथ रहीम के माता पिता एक एक करके इस दुनिया से विदा ले लिए। रहीम बेचारा बहुत ही नेक शरीफ किस्म का इंसान था। वो यही सोचता कि अब मेरा गुजारा यहाँ नहीं होगा, मुझे अपना फैमिली लेकर अलग होना होगा। बिना किसी से कुछ कहे, लड़े झगड़े और ना ही अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे, वो अपने परिवार को लेकर एक छोटे से गांव की तरफ चला गया। दूसरी तरफ रहीम की बीवी, वो भी नहायत ही शरीफ औरत थी। हर चीज़ में वो रहीम का साथ देती, बिना ही किसी फरमाइश, किसी रोक टोक के। रहीम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से काफ़ी खुश था। बस उसे थोड़ी टेंशन थी तो यही थी कि जो काम रहीम करता था उससे बहुत ही मुश्किल से उसकी घर का गुजारा होता था। रहीम घर घर में दूध दिया करता था। वक्त बीतता चला गया। रहीम के 1 से 2 बच्चे हो गए। रहीम बेचारा यही सोचता कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, खर्चा भी ज़्यादा बढ़ रहा है, अब क्या करूं? अगर कोई काम करता हूं तो उसमें मुझे पैसे लगाने होंगे जो कि मेरे पास उतने हैं नहीं। ऐसे ही घर का जैसे तैसे गुजारा हो जाता है। रहीम अपनी बीवी से मशवरा करता है और उसकी बीवी अपने शौहर को इस टेंशन में देखकर कहती है, अगर आप मेरी बात माने तो मैं एक मशवरा दूं आपको। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे बहुत अच्छे पापड़ आते हैं बनाने के लिए, क्यों ना आप पापड़ बेचना शुरू कर दें। बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है और मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। बस अब ऊपर वाले का ही सहारा था। रहीम अपनी बीवी का बात मान लेता है और रोज़ाना रहीम की बीवी उसे पापड़ बना कर के देती। रहीम उसे दूध बेचने के बाद साइकिल पर लेकर हर जगह पापड़ बेचने के लिए निकल जाता है। रोज़मर्रा की तरह एक दिन की बात है। रोज़ की तरह रहीम पापड़ बेचने के लिए निकला। उस दिन बहुत तेज़ धूप भी थी और रहीम की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। थोड़ी दूर जाते ही रहीम को एक घर दिखा। वो घर एक खंडर की तरह था, लेकिन उसके बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके नीचे छाँव थी। रहीम यही सोचा कि चलो क्यों ना वहाँ मैं बैठ जाता हूँ कुछ देर और आराम कर लेता हूँ। रहीम जब उस पेड़ के पास गया और वहाँ बैठा तो उसे यही महसूस हो रहा था कि ये जगह काफ़ी सन्नाटा है। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। लेकिन रहीम को दूसरी तरफ भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। रहीम बेचारा वहाँ बैठा यही सोच रहा था, आज तो कुछ पापड़ ही बिके हैं, सारे पापड़ वैसे ही पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या होगा। फिर वो यही बोलता है कि चलो जो होगा ऊपर वाले की मदद से अच्छा ही होगा। थोड़ी देर के बाद रहीम सोचते सोचते ये सोच रहा था कि यार मुझे भूख भी बहुत लगी है, मैं क्या करूं। नज़र घुमाते ही रहीम की नज़र उसी पेड़ पर पड़ी जिस पर बहुत अच्छे अनार लटक रहे थे। रहीम वो पेड़ के करीब जाता है और अनार तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन रहीम बहुत ही अच्छा इंसान था। वो उसके दिमाग में वही चीज़ घूमती थी जो उसके पिता ने उसे पहले बताया था कि बेटा किसी की भी चीज़ हो बिना इजाज़त लिए हुए नहीं लेना, चाहे वो किसी का कुछ भी हो। अगर पेड़ की फल भी हो तो तुम उसे 3 बार उनसे इजाज़त लो, उसके बाद ही तुम उसे तोड़ करके खाना। ये चीज़ बचपन से रहीम के जहन में थी, तो रहीम ने अनार तोड़ने से पहले 3 बार आवाज़ लगाई कि क्या मुझे इजाज़त है, मैं ये अनार ले सकता हूँ? क्या मुझे इजाज़त है, मैं ये अनार ले सकता हूँ? 3 बार कहने के बाद रहीम ने अनार तोड़ा और तोड़कर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया।
अनार खाते वक्त रहीम को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इससे बेहतरीन अनार तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। उसने अनार खाकर और उसकी जो छिलके थे उसे सामने पड़े कचरे के डब्बे में फेंकने चला गया। लेकिन जैसे ही रहीम पीछे की तरफ पलटा तो वो देखता है कि पेड़ के पास वहाँ पे बहुत सारे रुपए पड़े हुए हैं, जहाँ पर उसके पापड़ का डब्बा रखा हुआ था। रहीम ये चीज़ देखकर चौंक जाता है और बोलता है, भाई ये पैसा किसका है यहाँ पर? ये तो बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मुझे यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा? रहीम आवाज़ लगाता है और थोड़ी देर के बाद एक भारी सा आवाज़ उसके कानों तक पहुँचता है और वो आवाज़ कहती है, ये पैसे उठा लो यहाँ से, ये तुम्हारे हैं। रहीम चौंक जाता है, इधर उधर देखने लगता है। जैसे कि वो घर काफ़ी पुराना रहता है और गांव के थोड़ी सी दूर में रहता है, तो वहाँ हमेशा सन्नाटा ही रहता है। बहुत मुश्किल से एक दो लोग वहाँ पे चलते फिरते दिखते हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। रहीम सोच रहा था कि शायद किसी का है, ये मेरे लिए छोड़ के गया है, या ऊपर वाले ने गैप से मेरी मदद की है। यही सोचकर रहीम उस पैसे को अपने पॉकेट में रख लेता है और साइकिल लेकर वापस अपना घर आ जाता है। घर पहुंचते ही रहीम अपनी बीवी से बताता है सारी हाल कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उसकी बीवी कहती है कि लेकिन ये तो गलत है ना, ये पता नहीं किसकी है। अरे गलत क्या है, वहाँ पे किसी ने मुझे आवाज़ लगा करके कहा कि ये तुम्हारे हैं, तुम लेकर के जाओ। मैंने थोड़ी ना किसी से छीना है या कुछ किया है, तुम घबराओ मत। रहीम की बीवी को सुकून नहीं था। उसके दिल में कुछ न कुछ चल रहा था कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। आखिर इतने पैसे कौन दे देगा? उस ज़माने में इतने सारे पैसे, यानी कि आप समझ रहे हैं 100-100 के एक बंडल बहुत ही मायने रखते थे। रहीम दूसरे दिन भी पापड़ लेकर के जाता है बेचने और सेम वही चीज़ उसके साथ होती है। वो वहीं बैठा रहता है और वहीं आवाज़ आती है कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम इसे ले जाओ। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो जाता है और रहीम यही सोचता है कि चलो ऊपर वाले की मदद से मेरी बहुत कमाई हो जाती है। इतनी कमाई कि मैं एक अपना मकान और एक अपना दुकान भी बना सकता हूँ। रहीम और उसकी बीवी काफ़ी खुश रहते हैं और बहुत दुआएं देते हैं कि ये जो भी है, जो भी मेरी मदद कर रहा है, ऊपर वाला उसका मदद करे, उसका भला करे। और एक दिन जब रहीम वही पेड़ के पास जाकर के बैठता है अपनी साइकिल और पापड़ लेकर के, तभी उसकी आंख लग जाती है और आंख जैसे ही लगती है तो उसके कानों में किसी की आवाज़ आती है, अब कल से मैं यहाँ तुम्हें नहीं मिलूँगा, कल से तुम्हें कोई पैसे भी मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये जिसका मकान है वो इस मकान को बनवा रहे हैं और ये जो पेड़ है इसे भी वो कटवा रहे हैं। हमारा पुराना बसेरा है यहाँ पे, हम बहुत समय से यहाँ पे बसे हुए हैं, लेकिन किसी का वास्ता दे करके हमें यहाँ से भेजा जा रहा है। अब हम कल से तुम्हें नहीं मिलेंगे और तुम्हें कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे जितने भी पापड़ थे वो सब हम लोग ही लिया करते थे, क्योंकि मेरी बेटी को तुम्हारे पापड़ बहुत ज़्यादा ही पसंद आते थे, जिनके बदले में मैं तुम्हें पैसे दिया करता था। अब कल से हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। बस यही सुनकर अचानक रहीम की आँख खुल जाती है और वो घबरा जाता है कि ये क्या था। फिर वो सोचता है कि शायद मैं सपना देख रहा था। वो अपना साइकिल लेकर के वहाँ से घर चला जाता है। घर पहुंचते ही अचानक से रहीम की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे 10 दिन बीमार रहता है। इतनी बीमार कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। 10 दिन के बाद रहीम कहता है अपनी बीवी से कि नहीं, मुझे अब काम पे जाना ही होगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। रहीम पापड़ और साइकिल लेकर बाहर निकलता है। कुछ पापड़ बिकने के बाद वो उसी मकान के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ का नज़ारा ही बदला हुआ रहता है। वो मकान पूरी तरीके से टूट चुका रहता है और वो अनार का पेड़ भी कट चुका रहता है। तब रहीम को ये दिमाग में ख्याल आता है कि वो सपना नहीं, वो शायद किसी ने मेरे कान में आकर के कहा था। रहीम साइकिल लेकर के वहाँ से वापस मस्जिद की तरफ पहुँचता है और वहाँ से इमाम साहब के पास पहुँच के सारा हाल बताता है। इमाम साहब उसे कहते हैं कि देखो बेटा, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे थे
और तुम्हें जो पैसा देता था वो कोई और नहीं, वो एक जिन था। वो जिन्नात थे, उनका बसेरा था वहाँ। और उन्हें सबसे अच्छी बात तुम्हारी ये लगी कि तुमने उनसे इजाज़त लेकर के उनका फल खाया। नहीं तो जिस मोहल्ले की और जिस घर के मकान की तुम बात कर रहे हो वहाँ तो कोई ठहर भी नहीं सकता, और बिना इजाज़त अगर उस पेड़ से कोई फल तोड़ ले तो उसकी शामत आ जाती है। रहीम काफ़ी उदास होकर घर आता है और अपनी बीवी को सारा हाल बताता है और यही कहता है कि ऊपर वाले ने मेरे लिए मददगार जिन भेजा था।